हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें आज हम मानव प्रजाति के विकास का अध्ययन करेंगे। जो मानव है उसका विकास किस तरह से हुआ, कब हुआ और जो मानव प्रजाति है इसका अध्ययन हम करेंगे। पहली यूनिट है आपके ख़त्म हो गई है, ये अब सेकेंड यूनिट है मानव प्रजातियाँ। सबसे पहले आज हम जो मानव प्रजाति है इसका विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानव का जो विकास है वो किस तरह से हुआ है, कब हुआ है। इसमें देखो, जो मानव है ये एक कशेरुकी, जरायुज, स्तनी और प्राइमेट प्राणी है। प्राइमेट का मतलब होता है मनुष्य जैसे दिखने वाले जानवर, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। जो आधुनिक मानव है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस है। जो होमो सैपियंस है इसका अर्थ होता है बुद्धिमान प्राणी। होमो सैपियंस है, इसका अर्थ है बुद्धिमान प्राणी। फिर है मानव सदृश, कपियों से आदि मानव का विकास। आज से 130 लाख वर्ष पूर्व मायोसीन युग के अंत में और प्लायोसीन जो युग है उसके प्रारंभ में तक मानव का जो विकास है वो हो गया था। लगभग 130 लाख वर्ष पूर्व मायोसीन युग के अंत में और प्लायोसीन युग के प्रारंभ में मानव का जो विकास है वो हो गया था। इसमें जो मानव है, जो नेक्स्ट है, ये जो अलग अलग विद्वानों ने मानव की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग क्षेत्रों में बताई है। इसमें ग्रिफिथ टेलर है, इन्होंने 1951 में मध्य एशिया को मानव की उत्पत्ति का केंद्र बताया था। इनके अनुसार जो मानव है इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है। जो कैस्पियन सागर है उसके आसपास जो मानव है उसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है ओसबर्ग। जो ओसबर्ग है, इन्होंने 1915 में मानव की उत्पत्ति तिब्बत और मंगोलिया में बताई है। इनके अनुसार मानव की जो उत्पत्ति है वो तिब्बत या मंगोलिया के क्षेत्र में हुआ है, ओसबर्ग के अनुसार। उसके बाद कित महोदय 1947, डार्ट और लिके 1931 में, इन्होंने मानव की उत्पत्ति है वो अफ्रीका महाद्वीप में बताई है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका महाद्वीप में हुई है। उसके बाद पंचानन मिश्र है, इन्होंने 1927 में इन्होंने कहा है कि जो मानव प्रजाति है जिसमें निग्रोइड और जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है उसका जो उद्गम है वो भारत है। यानी जो निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियां हैं इनका उद्गम है वो भारत में हुआ है। और जबकि जो नवीन खोजें हैं, नवीन खोजों के अनुसार मानव की जो उत्पत्ति का केंद्र है वो शिवालिक क्षेत्र को बताया गया है। उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश, शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश है जिसे शीर्ष शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। ये नवीन खोजों के अनुसार है। अब खोज में मतलब पता कैसे लगाया जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति है कब हुई है, कैसे हुई है और किन क्षेत्रों से मानव की उत्पत्ति हुई है। इसमें जब खुदाई के दौरान कुछ अवशेष निकलते हैं जिन्हें जीवावशेष कहते हैं, कुछ मानव के जीवावशेष जब निकलते हैं उनका वैज्ञानिकों के द्वारा परीक्षण किया जाता है और उसी के आधार पर मानव की
उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो, कि मानव की जो उत्पत्ति है, जो जीवावशेष प्राप्त हुआ है वो कितना पुराना है, उसके बारे में गहन अध्ययन करते हैं। उसके जो सिर कैसा है, उसकी जो ये चिन्ह है वो किस तरह की है, जबड़ा कैसा है उसका, उसके बाल कैसे हैं, ये सभी तरीके से अध्ययन करते हैं उस जीवावशेष का, और उसी के आधार पर मानव की जो उत्पत्ति है उसके बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग क्षेत्र बताए हैं मानव की उत्पत्ति के। अब मानव की जो उत्पत्ति है वो अधिकतर कुछ विद्वान है वो मध्य एशिया को भी मानते हैं। जो कैस्पियन सागर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे कैस्पियन सागर, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जो रशिया, टर्की, इन क्षेत्रों में ये कैस्पियन सागर है स्थित है। तो यहाँ से जो प्रजाति है अलग अलग क्षेत्रों में उसका उद्गम हुआ है। और उद्गम का देखो जो मुख्य कारण है मानव प्रजाति। तो मानव प्रजाति है, इसका जो उद्गम है, उद्गम का मुख्य कारण माना जाता है जलवायु को। जलवायु, जो जलवायु है उसे मुख्य कारण माना जाता है मानव प्रजाति का उद्गम नहीं होगा यहाँ, स्थानांतरण, यानी मानव प्रजाति का स्थानांतरण का मुख्य कारण है जलवायु। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव प्रजाति का जाने का मुख्य कारण जलवायु को माना जाता है। क्योंकि जब टर्शियरी काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, तो टर्शियरी काल है इसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। जो कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर अब ये उत्तर में स्थित है। इसकी लोकेशन कहाँ है? उत्तर में, सबसे अधिक उत्तर में स्थित है ये। जब उत्तरी भाग की जो जलवायु है, उत्तर की जलवायु बहुत अधिक शीतल हो गई थी, तो उत्तरी भाग की जो जलवायु है वो बहुत अधिक शीतल हो गई थी, तो मानव उस जलवायु में रह नहीं सकता था। तो मानव ने क्या किया? पलायन किया वहां से। पलायन करके मानव दक्षिण की तरफ आया। दक्षिण की तरफ, यानी ये उत्तर हो गया और ये इधर साउथ दक्षिण हो गया। यानी यहाँ से फिर मानव उत्तर से दक्षिण की ओर मानव ने पलायन किया, क्योंकि जो उत्तर था यहाँ की जलवायु शीतल हो गई थी, अत्यधिक शीतल हो गई थी, जो मानव के रहने के योग्य नहीं थी। और उसके बाद जो टर्शियरी काल है उसमें हिमालय का भी निर्माण हो गया था। तो हिमालय का निर्माण होने से जो शीतल वायु है वो दक्षिण की तरफ नहीं आ पाई। ठीक है, जो उत्तर की तरफ जो शीतल वायु थी वो दक्षिण की तरफ नहीं आ पाई, हिमालय ने उसे रोक लिया। कई बार जब हम पढ़ते हैं कि हिमालय की क्या उपयोगिता है, तब एक कारण यह भी हम पढ़ते हैं कि उत्तर की तरफ से आने वाली, उत्तर की
तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय के द्वारा रोका जाता है। ठीक है, उत्तर की तरफ से आने वाली हवाओं को। अब खासकर जो साइबेरिया है, साइबेरिया, यहाँ से जो हवाएं चलती है उन हवाओं को हिमालय है वो रोक लेता है। यानी जो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो अधिक ठंडा नहीं हो पाता है हिमालय की स्थिति की वजह से। तो इस कारण से जो जनसंख्या है, जो मानव है वो दक्षिण की ओर पलायन कर गए, क्योंकि उत्तरी भाग अधिक शीतल हो गया था और दक्षिण का भाग था वो अधिक शीतल नहीं था। अधिक शीतल नहीं था। दक्षिण का जो भाग था वो मानव के रहने योग्य था, इसलिए मानव ने उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन किया। पलायन करने के बाद यहाँ भी फिर जो जलवायु है, ठीक है, वो ठंडी हो गई थी। पहले तो गर्म हो गई थी, फिर यहाँ जो जलवायु है वो कुछ ठंडी हो गई उत्तर में, यहाँ हिमालय के आसपास के क्षेत्र में। तो यहाँ पर भी मानव है वो बसने लग गया था। जैसे तिब्बत, ये शिवालिक, ये क्षेत्र है, यहाँ जो मानव है वो निवास करने लग गया था। उसके बाद कुछ मानव है वो केवल दक्षिण की तरफ ही रहे, उत्तर की तरफ वो नहीं लौटे। तो जो मानव है वो दक्षिण भारत में ही वो रुक गए। इस तरीके से जो मानव है उसका पलायन हुआ, जो मानव ने अपना निवास स्थान बनाया। तो जलवायु के कारण मानव का पलायन हुआ। जो मानव है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया जलवायु के कारण। क्यों गया? क्योंकि जो उत्तर में जो जलवायु है वो अधिक शीतल हो गई थी और दक्षिण की जो जलवायु है वो वास योग्य थी, रहने के योग्य थी। जब दक्षिण की जलवायु में भी परिवर्तन हुआ तो दक्षिण के उत्तर में, यानी ये दक्षिण है, इसके उत्तर में यानी हिमालय के आसपास जो तिब्बत और जो शिवालिक का क्षेत्र है, यहाँ जलवायु ठंडी हो गई थी। तो जो मानव है उसने वापस उत्तर की तरफ पलायन किया, शिवालिक और तिब्बत के क्षेत्र में उन्होंने निवास किया। लेकिन कुछ जो मानव समूह है वो वहीं के वहीं दक्षिण में रह गए। इस तरीके से ये मानव प्रजाति है, इसका पलायन हुआ। जो मानव है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण हुआ है और इसी तरीके से मानव संपूर्ण विश्व में फैल गया था। फिर नेक्स्ट है मानव वंश की प्रजातियां। मानव वंश की प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहले है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस प्रजाति है। अब इस प्रजाति की क्या विशेषता है? एक तो यह पर जो प्रजाति है ये मानव वंश की सर्वप्रथम प्रजाति मानी जाती है। सबसे पहले जो प्रजाति है मानव की वो है होमो हैबिलिस। और ये जो प्रजाति है अफ्रीका में पाई गई थी और ये तो अपने दोनों पैरों पे चल सकती थी, होमो हैबिलिस। फिर है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस प्रजाति है, यह 5 से 15 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग में विकसित हुई थी। इसके शारीरिक लक्षण है वो आधुनिक मानव के समान मिलते जुलते थे। अभी जो मानव है उसके अनुसार इसके शारीरिक लक्षण थे। होमो इरेक्टस है, इसमें प्रमुख वर्ग है, इसे भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो वर्ग है जावा मानव। अब जावा एक जगह है जो कि इंडोनेशिया देश में है। तो जहाँ पर ये जो जिस जगह पर जो मानव प्रजाति मिली है उसके जीवाश्म मिले हैं, उसी स्थान के नाम से इन प्रजातियों का नाम रखा गया है। जावा मानव में
यहाँ जीवाश्म की खोज 1891 में यूजीन डुबाइस द्वारा जावा में सोलो नदी किनारे की गई थी। जो जीवाश्म है वो जावा में सोलो नदी है, उसके किनारे 1891 में यूजीन डुबाइस के द्वारा की गई थी। समय है 6 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग में। इसका अन्य नाम है पिथेकैंथ्रोपस। पिथेकैंथ्रोपस नाम है ये यूजीन महोदय ने ही दिया था इस वर्ग का। इसका जो विस्तार है जावा, चीन और अफ्रीका में है, यानी जावा, चीन और अफ्रीका में भी ये जावा मानव है, ये अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेकिंग मानव। इसकी खोज एक चीनी वैज्ञानिक थे जिनका नाम पाई था। उन्होंने 1924 में इसकी खोज की थी, पेकिंग मानव की। समय है इसका प्लीस्टोसीन युग में 5 लाख वर्ष पूर्व। शिकार के औजार बनाते थे ये पेकिंग मानव और अग्नि का प्रयोग भी करते थे। उसके बाद है हाइडेलबर्ग मानव। इसकी खोज 1907 में जर्मनी में हाइडेलबर्ग के निकट हुई थी। हाइडेलबर्ग एक स्थान है जर्मनी में, वहाँ इसके अवशेष है। यहाँ जो जीवाश्म है वो प्राप्त हुआ था। इसका भी समय प्लीस्टोसीन युग में 5 लाख वर्ष पूर्व है। और ये इसके जो दांत थे वो आधुनिक मानव के समान थे। फिर है अटलांटिक मानव। इसकी खोज अफ्रीका के अल्जीरिया में हुई थी। ठीक है, तो अटलांटिक मानव है, इसकी खोज अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ अल्जीरिया एक देश है, वहाँ पर इसकी खोज हुई थी। और जो अटलांटिक मानव है ये कम बुद्धिमान थे। फिर नेक्स्ट है निएंडरथल मानव। देखो ये जो मानव है इसके जो जीवाश्म है ये 1.5 लाख वर्ष पूर्व यूरोप से प्राप्त हुए हैं। इसके जीवाश्म ये जो प्रजाति है 35,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गई थी, यानी 35,000 साल पहले ये प्रजाति विलुप्त हो गई है। इस प्रजाति की खोज की थी 1856 में फुलराइट द्वारा जर्मनी में निएंडर घाटी से। 1856 में फुलराइट के द्वारा जर्मनी में एक निएंडर घाटी है, वहाँ से इसके जीवाश्म प्राप्त हुए थे निएंडरथल मानव के। वर्तमान मानव का निकटतम पूर्वज, यानी जो वर्तमान मानव है, यानी हम हैं जो वर्तमान मानव है, इसके ये निकट के पूर्वज थे। और इस वर्ग में सामाजिक जीवन आरंभ कर दिया था। ठीक है, जो निएंडरथल जो मानव है इनका सामाजिक जीवन इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद जो प्रजाति आती है वो है क्रो-मैग्नन मानव। निएंडरथल मानव के बाद है क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव की विशेषताएं देखिए इसमें। इसका जो उद्भव है वो 40,000 वर्ष पूर्व हुआ है। जब निएंडरथल मानव विलुप्त हो गए उसके बाद क्रो-मैग्नन मानव है, इसकी उत्पत्ति हुई थी 40,000 वर्ष पूर्व। क्रो-मैग्नन मानव इसकी खोज की थी मैकग्रिगर ने 1886 में फ्रांस में के क्रो-मैग्नन स्थान से। ठीक है, तो जो क्रो-मैग्नन मानव है जो कि आधुनिक मानव के सबसे अधिक नज़दीक है, इसकी खोज फ्रांस से हुई है, फ्रांस के क्रो-मैग्नन स्थान से। वर्तमान मानव के सर्वाधिक निकट, तो वर्तमान मानव है उसके सबसे अधिक निकट है। और जो वर्तमान मानव है उसकी उत्पत्ति क्रो-मैग्नन मानव से ही हुई है। ये क्रो-मैग्नन मानव है, ये छोटे छोटे परिवारों के साथ गुफाओं में निवास करते थे। उसके अलावा जो भोजन है ये पका कर खाते थे। ठीक है, यहाँ मानव ने भोजन पका के खाना शुरू कर दिया था। उससे पहले जो मानव है वो कच्चा मांस खाता था और जंगलों से प्राप्त होने वाले कंदमूल का उपयोग करता था। शिकार के लिए इनके हथियार थे
पत्थर के औजार, कुल्हाड़ियाँ, धनुष बाण और हाथी दांत के बने भाले, इनका प्रयोग ये शिकार के लिए करते थे। और 10,000 साल पहले जो क्रो-मैग्नन मानव है, यह प्रजाति है, ये भी लुप्त हो गई 10,000 साल पहले। उसके बाद है वर्तमान मानव, यानी हम सभी जो जीवित हैं, जितने भी मानव अभी, वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो वर्तमान मानव में देखो, वर्तमान मानव का विकास क्रो-मैग्नन मानव से हुआ है। तो जो क्रो-मैग्नन मानव है, इन्हीं से वर्तमान मानव का विकास हुआ है। जो वर्तमान मानव का जो उद्भव है वो 10,000 साल पहले कैस्पियन सागर है, उसके आसपास के जो समीपवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ से हुआ है। कैस्पियन सागर थोड़ी देर पहले बताया था, ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये रसिया, तुर्की, ये देश है, इनके आसपास स्थित ये कैस्पियन सागर स्थित है। यह मानव पूरी तरह खड़ा होकर चल सकता था, एकदम कंप्लीट में था, ये अच्छे से खड़ा होकर दोनों पैरों पे अपने चल सकता था और दौड़ सकता था। इनकी जो टांगे थी वो भुजाओं से लंबी थी, यानी टांगे इनकी विकसित हो गई थी जो कि लंबी थी, जिससे चलने में आसानी हो रही। वर्तमान मानव की उपजाति होमो सैपियंस सैपियंस कहलाती है। तो जो वर्तमान मानव है यह होमो सैपियंस कहलाते हैं। और वर्तमान काल के सभी जीवित मानव इसी श्रेणी में आते हैं। हम सभी जो मानव हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस की श्रेणी में हम आते हैं। अब जो मानव है इसका जो विकास है वो बुद्धि के द्वारा हुआ है। एक मतलब जो मानव है वो एक तरह से एक पशु ही था, लेकिन इसमें मानव का जो विकास है वो बुद्धि के कारण हुआ है। मानव की जो बुद्धि है, जो मस्तिष्क है, वर्तमान मानव, जैसे वर्तमान मानव का जो मस्तिष्क है वो सबसे अधिक विकसित और जटिल है। और मस्तिष्क के कारण ही जो मानव है अन्य जो जीव है उनसे अलग है, और मस्तिष्क के कारण ही मानव अपनी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है। जैव जगत में सर्वोच्च शिखर पर जो मानव है अपने मस्तिष्क और बुद्धि के कारण ही पहुंचा है। यानी जो मानव है अन्य जीवों से अलग अपनी मस्तिष्क या बुद्धि के कारण है, ठीक है। क्योंकि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो कपि तुल्य जो मानव है जो पहले पड़ा था उसी के द्वारा हुई है। तो ये मानव विकास था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।